Very good morning to all of you. My name is Assistant Professor Ankit Sharma from IIMT University, the Department of Economics. Today we are here to present your lecture series on economics. First of all, before understanding anything, we have to understand basic concept about economics. What economics as a subject is all about. First of all, we must understand why there is need to study economics. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में कहें या फिर इस नेचर में कहें, जितने भी रिसोर्सेज हैं बहुत ही अनइवन तरीके से मौजूद होते हैं, या फिर एक सही शब्द हम इस्तेमाल करें तो जितने भी रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हैं, लिमिटेड अमाउंट में है। और जो चीज़ लिमिटेड अमाउंट में अगर मौजूद होती है तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है उन संसाधनों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना। बस वही इकोनॉमिक्स कहलाता है कि हम किस तरह से अपने प्रेजेंट लिमिटेड रिसोर्सेस को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो और हम उनसे से ज्यादा आउटपुट ले सकें। जब हम इससे आगे चलते हैं तो हम ये समझते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान ये जाएगा कि हम किन गुड्स का प्रोडक्शन करें। लाइक व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस with its limited resources. For example, अगर हम कोई बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें एक्चुअली स्टार्ट क्या करना है, और इसका आंसर होता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट दे हमें उसी का ही प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो ऑलरेडी काफी सीमित मात्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट important question should be, how should goods and services be produced? Once we decided that what to produce, our next big question is how it is to be produced. Like किसी भी संसाधन, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें क्या विधि इस्तेमाल करनी है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का किस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें वस्तुएं ऐसी बनानी है जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में लेबर इस्तेमाल होती है, जिन्हें हम लेबर इंटेंसिव गुड्स भी कहते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जहां पे बड़े अमाउंट में कैपिटल इस्तेमाल होती है, यानी कि पैसा ज्यादा लगता है, जिन्हें हम कैपिटल इंटेंसिव गुड कहते हैं, या फिर दोनों ही। इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन आता है, हु शुड गेट गुड्स एंड सर्विसेज। आफ्टर डिसाइडिंग दैट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड, द मेजर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, टू हुम इट टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी की एक अपनी अलग टारगेटेड ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है या फिर बिजनेसमैन होता है, अपने प्रोडक्ट को कुछ स्पेशली इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में फिट हो। जैसे कि आप जानते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं बच्चों के लिए, कुछ प्रोडक्ट होते हैं टीनेजर्स के लिए, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं एडल्ट्स के लिए। उसी तरीके से यहां पे ये बेसिक क्वेश्चंस अगर इकोनॉमिक्स एड्रेस करती है। ठीक है। इसके बाद हम अगर इकोनॉमिक्स को अगर शुरुआत से समझना चाहें, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ एज ए डिसिप्लिन, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जो डिफाइन करते हैं या फिर सबसे पहला एरा जैसे बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं क्लासिकल एरा या फिर क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी क्लासिकल्स थे, जैसे कि हम बात करें कि सबसे बड़ा नाम अगर इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ, एंड ऑल्सो जेबी सेज दैट द स्टडी ऑफ लॉ विच गवर्न द वेल्थ, एंड सो ऑन एफ ए वॉकर एंड जे एस मिल। These all are the classical economists. One common thing between them is they consider the study of economic as a study of wealth. जब हम इकोनॉमिक्स को केवल एक वेल्थ की स्टडी मानते थे कि इकोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन है, जो कि जैसा आज हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स केवल मनी रिलेटेड चीजों तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक्स से पूरा कंसेप्ट ग्रोथ का है, पूरा कंसेप्ट डेवलपमेंट का, जिसमें ये एक हिस्सा तो है पर पूरी स्टडी नहीं है। इसीलिए आगे आने वाले समय में इसकी डेफिनेशन में बदलाव है, जैसे कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं द न्यू क्लासिकल व्यूज। न्यू क्लासिकल व्यू में
मेनली हम बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने इस सब्जेक्ट को एक नया लुक दिया, जिसमें इन्होंने कंसेप्ट जोड़ा वेल्थ प्लस वेलफेयर। In this definition, wealth is not the end product, but it is only a means to achieve the welfare of the economy। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेलफेयर का मतलब क्या है। वेलफेयर का मतलब केवल पैसे होने से ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इकोनॉमी सभी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग खुश हों, या फिर जरूरी नहीं है कि वहां पर तरक्की हो ही जाए। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे के साथ साथ हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारी अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें हमारे देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। ये सभी चीज मिलकर एक डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमारे सामने लेके आते हैं। तो इसीलिए जो एक नया कंसेप्ट आया, और जो कि हम मार्शल की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है एक वेलफेयर डेफिनेशन लाने में। न्यू क्लासिकल्स के बाद हम बात करते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने का एक जस्ट तरीका है कि किस तरीके से हम लिमिटेड संसाधनों को प्रयोग करके उन्हें अपने इस्तेमाल में लाएं, उनसे ज्यादा बेनिफिट ले पाए। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एज द साइंस which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Scarce mean having alternative use. So here I would like to define that word alternative uses. Alternative use का मतलब ये कि जैसे कि हमारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उन जरूरी नहीं है उनका एक ही इस्तेमाल हो। एक रिसोर्स को हम बहुतायत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध है, मिल्क को हम डायरेक्टली ऐसे भी पी सकते हैं, हम उससे चाय बना सकते हैं, हम उससे पनीर बना सकते हैं, हम उससे चीज बना सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट या फिर एक जो रैशनल माइंड है, वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि मुझे इस दूध का इस तरह से इस्तेमाल करना है जहां पे मुझे से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा मुनाफा हो। अब वो फायदा हमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमें ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूध को रॉ रखता हूं तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी? 1 से 2 दिन। अगर मैं उस दूध को थोड़ा प्रोसेस कर लेता हूं तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा बढ़ जाएगी। और उसी दूध का अगर मैं घी बना लूं तो आप सभी जानते हैं कि घी कई सालों तक चल सकता है, और इसीलिए रॉ दूध की कीमत कम होती है और घी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बस इन्हीं सब मेजरमेंट को हम इकोनॉमिक्स में ध्यान देते हैं। आफ्टर द स्कैरसिटी वी अंडरस्टैंड द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इन द मॉडर्न एज। अब जैसे कि हमने समझा पहले क्लासिकल व्यू, जहां पे हम इकोनॉमिक्स को समझते थे केवल पैसे से, कि जितना हम पैसा कमा रहे हैं उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमने वहां पे समझा कि केवल पैसे से ही ग्रोथ नहीं होती है, और भी कई चीजें होती हैं। जैसे कि किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि वो कैसे पैसा कमाए, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कैसे वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोवाइड करें। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। आफ्टर दैट वी हैव सीन न्यू क्लासिकल्स which given the method of, or you can say the definition of welfare economics. After that neoclassical, and after that growth oriented definition. In this growth oriented definition, modern age is the age of economic growth. Its main objective is to increase social welfare and improve standard of living of the people by removing poverty, unemployment, inequality of income and wealth, and malnutrition. As you can see, these are the basic and the fundamental problems of our economy at that present time. First, we talk about unemployment. Yes, as we all know, unemployment is the current and the most biggest problem at the present time. हम सभी को जॉब चाहिए, सभी को कोई ना कोई रोजगार चाहिए, तभी हम लोग अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य भी इन्हीं चीजों की तरफ रहता है, और इकोनॉमिक का भी मेन स्टडी इन्हीं मुद्दों पे रहता है कि किस तरीके से हम अपने देश से गरीबी हटाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, और किस तरीके से हमारे समाज में जो इनकम की इनइक्वालिटीज हैं, फॉर एग्जांपल कि कुछ वर्ग हमारे देश का काफी गरीब है और कुछ वर्ग हमारे देश का काफी अमीर है, इनके जो बीच का गैप है, इन्हीं को हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं।
जो कि अब जाहिर सी बात है हमारे देश के लिए या फिर किसी भी जगह के लिए एक अच्छी बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन से हम यही समझते हैं कि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को। अगर हमें खाने में वो पूरी बैलेंस डाइट नहीं मिलती है या फिर न्यूट्रिशंस हमें पूरे नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी सफ़र करती है, और उसी सफरिंग को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जिससे जैसे हिंदी में आपने समझा होगा कुपोषण, हमारे शरीर को जब पूरा पोषण नहीं मिलता तो वो अपनी पूरी क्षमता से डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे शरीर में कमियां रह जाती हैं। और ये माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द मेन रीजन है कि लेस प्रोडक्टिविटी होने का। जितना कमजोर हमारे शरीर होंगे उतने ही कम प्रोडक्टिव हम होंगे और हमारे देश की आबादी होगी। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम एक्चुअली रही है। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या में माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उनकी वर्क एफिशिएंसी से। According to Samuelson, economics is the study of how people and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative use to produce various commodities over the time and distribute them for consumption now and the future among various person groups of society। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े और ये पढ़ा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स विद द टाइम इवॉल्व हुआ है। आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हमारा मेन फोकस रहेगा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एज यू ऑल नो दो शब्दों से बना है, पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक से हम समझते हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, स्टेट होती है, उन सब को हम एक पब्लिक फिगर नाम देते हैं, दैट इज पब्लिक। और फाइनेंस से हम समझते हैं मनी रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन मनी रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इनकम, ये दो मेन वेरिएंट रहते हैं जिसे हमें डीपली स्टडी करना है। इसका ही जो फर्दर इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज बजट। फॉर एग्जाम्पल आज 2 तारीख है, 2 फरवरी है, और कल ही हमारे देश में एक यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि बजट एक्चुअली है क्या, बजट किस तरीके से तैयार होता है, या फिर बजट होता ही क्यों है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। धीरे धीरे हम इन सभी कंसेप्ट्स को आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।